नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहे। उनके मंच पर पहुंचते ही लोग नारे लगाने लगे। इसके बाद उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने पीएम मोदी के कार्यों को लेकर जमकर सराहना की और 10 सालों में बीजेपी के कामों को भी गिनवाया। भाई और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। आगे बढ़ेंगे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से आगा रुहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारने की घोषणा कर चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उनके विरोधी उम्मीदवारों के पीछे खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर में बीजेपी नेता तरुण चुग का आना और सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी से मुलाकात करना साफ इशारा करता है कि ये पार्टियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उमर ने कहा कि इसे करवा कर बीजेपी जनता पर कोई एहसान नहीं करेगी। ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी और मरकज की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फैसला लिया और तंजीम ने ये फैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज का सबसे ज्यादा जोर अगर आप देखें और बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूं कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए। और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया और आगा रुहुल्ला साहब को सेंट्रल कश्मीर से। आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। लेकिन दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी से वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल से हमने निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया और जीतने के बाद भी गायब ही रहा, लेकिन अब अमेठी की वफादारी पर सवाल उठा रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है और अब पहली बार राहुल गांधी को परिवार बदलते देख रही हूँ। आपने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया हम वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को नोट तंत्र से खरीदना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा में बीजेपी की आंधी चल रही है जिसे देखकर कांग्रेस घबरा गई है और नकुलनाथ को हार नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने नोट तंत्र का सहारा लिया है और शराब बांटकर लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से जिस घर में नकुलनाथ ठहरे हैं उस घर की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने छिंदवाड़ा सीट को संवेदनशील सीट घोषित करने की मांग की है। शराब के भी जामिया में पकड़ गए लोग। आज गिरीश साहू जो कि कांग्रेस के महामंत्री बताए जाते हैं, उनके पास से 4,94,000 4,94,000 रुपए नगद, साथ में वो लिस्ट भी जिनके नाम से वो पैसे लेकर आए वहां से, वो भी लिस्ट बरामद हुई। 3 उनके साथ और लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भाग गए। पुलिस उनको भी तलाश कर रही है।
मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुल नाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। कहीं बर्तन बांट रहे हैं, कहीं शराब। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यूपी के मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने जीवन पर्यंत किसानों के हित में कार्य किया है और उनके नाम पर राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाते रहे, लेकिन उनके हक के बारे में चिंता तक नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर न केवल बल्कि देश के सभी किसानों को सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके चुनाव प्रचार की रणनीति की पूरी जानकारी ली है और सबसे मिलने के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बलियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ लड़ाई में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष की कारगुजारियों को जनता अभी भूली नहीं है। खासकर समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब प्रदेश के लाइन आर्डर को इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपते थे, पलते थे। आगे बढ़ेंगे जहां बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाका केस में एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने 2 संदिग्ध आरोपियों मुसाविर हुसैन शाजेब और अब्दुल मतीन ताहा को आज सुबह कोलकाता से हिरासत में लिया। मुसाविर हुसैन शाजेब पर कथित तौर पर कैफे में विस्फोटक उपकरण लगाने का आरोप है और अब्दुल मतीन ताहा को हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एनआईए की टीम ने दोनों का पता लगाने के लिए कोलकाता के एक ठिकाने पर पहुंचे जहां दोनों ही संदिग्ध फर्जी नामों से रह रहे थे, जिसके बाद एनआईए, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट में कई ग्राहक और होटल कर्मचारी घायल हो गए थे। एजेंसी ने 29 मार्च को 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। तो बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब के सौदागर अजब गजब जुगाड़ करके शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। दरअसल ताजा मामला छपरा से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। शराब के साथ एक फर्जी मरीज को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक माझी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान यूपी नंबर की एम्बुलेंस की जांच करने पर उसमें शराब मिली। एम्बुलेंस को जब्त कर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे जहां बिहार के छपरा में राम जानकी ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर का मामला कई सालों से कोर्ट में लंबित है। दरअसल मंदिर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन दुकानदारों ने मंदिर की जमीन को अतिक्रमण कर लिया था। वहीं पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लाइन के तमाम पुलिस बल ने अतिक्रमण हटा दिया, जिसके बाद बाउंड्री का कार्य किया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के प्रबंधक आनंद मोहन सिंह ने बताया कि मंदिर के जमीन को अतिक्रमण करने के बाद मंदिर में आने वाले भक्तगण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कार पार्किंग जगहों के लिए भी कोर्ट में कई सालों से केस चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद आज अतिक्रमण हटाकर बाउंड्री का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर डीएसपी समेत तमाम पुलिस बल भी मौजूद रहे। हमला इसमें कुछ नहीं, इस्लाम जानकी मंदिर का लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर बाहर से लोग पूजा पाठ करने वाले आते थे, उनको अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करने का जगह नहीं मिलता था और जिससे उनको मन में आशंका लगी रहती थी कि हम इधर पूजा करने जा रहे हैं, कहीं मेरी मोटरसाइकिल मत चोरी हो जाए। इसी आशय के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश के आलोक में प्रशासन के पूर्ण सहयोग से इस बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है। आनंद मोहन सिंह, हम यहाँ के प्रबंधक के रूप में हैं। आगे बढ़ेंगे जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ शराब नीति में हुई धांधली को उजागर करने वाले दिल्ली के मुख्य सचिव अब खुद एक मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में उनके खिलाफ उत्तराखंड में केस भी दर्ज किया जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके सब ऑर्डिनेट YVVJ राजशेखर के खिलाफ उत्तराखंड के अल्मोड़ा में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि केस प्लेजेंट वैली फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ की शिकायत पर दर्ज किया गया। दरअसल अल्मोड़ा की अदालत ने 2 मार्च को रेवेन्यू पुलिस को इन अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने और साथ ही उन पर लगे आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था।
बता दें कि आईएएस नरेश कुमार वही शख्स है जिसने दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम और साथ ही सीएम आवास में हुए रेनोवेशन पर अनियमितताओं की शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LGV सक्सेना को सौंपी थी, जिस पर आगे मामला बढ़ता गया। लेकिन अब दिल्ली के मुख्य सचिव खुद ही एक मामले में फंस गए हैं, जिसमें एनजीओ ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनजीओ का कहना है कि इन अधिकारियों ने 14 फरवरी को एनजीओ के एक स्कूल में 4 आदमियों को भेजा था। इन चारों लोगों ने एनजीओ की जॉइंट सेक्रेटरी के ऑफिस चैम्बर में तोड़फोड़ की और फिर यहां से फाइल, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेन ड्राइव लेकर चले गए, जिनमें घोटालों में उनकी संलिप्तता के सबूत थे। वहीं फाउंडेशन ने ये भी आरोप लगाए हैं कि इन अफसरों ने एनजीओ के अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है और कहा कि अगर उनके खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट और अन्य फोरम में दर्ज भ्रष्टाचार की शिकायत वापस नहीं ली गई तो एनजीओ के अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाया जाएगा। वहीं इसके साथ ही एनजीओ का कहना है कि अधिकारियों ने अपने साथ लाए एक टाइप डॉक्यूमेंट पर उनकी जबरन साइन कराने की भी कोशिश की और जब साइन करने से इनकार किया गया तो उन्होंने ऑफिस चैम्बर के ड्रॉर में रखे 63,000 रुपए अपनी जेब में रखे और वहां से चले गए। वहीं अल्मोड़ा के डीएम विनीत तोमर के मुताबिक दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके साथी अफसर के खिलाफ गोविंदपुर के रेवेन्यू पुलिस सब इंस्पेक्टर ने केस दर्ज किया है, जहां उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 392 डकैती, 447 अतिक्रमण, 120B आपराधिक साजिश और 506 आपराधिक धमकी के अलावा SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। शराब नीति मामले को सामने लाने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और अरविंद केजरीवाल का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा था और अब मुख्य सचिव खुद मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि एनजीओ द्वारा लगाए गए आरोपों पर इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें TNP न्यूज। नमस्कार।